हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पायनियर एजुकेशन एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 को। इसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो हम लोगों ने अब तक महाजनपद काल तक की पढ़ाई कर रखी थी। तो यहाँ से क्या हुआ था, नगरों का विकास हुआ था। तब जब नगरों का विकास हुआ तो धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि क्या हुई, आती चली गई, गाँव में खुशहाली बढ़ती चली गई थी। तो जो हम क्या करेंगे, यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करेंगे। तो जो पहले का टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा वो है लोहे के औजार और खेती। तो जो हमारे भारत के लोग सर्वप्रथम जिस काल में लोहे के धातु से परिचित हुए थे, वो आज से कितने हजार वर्ष पहले की बात है, वो है 3000 वर्ष पहले की बात, यानी वैदिक काल की बात। तो ये सबसे पहला काल था जिसमें लोगों को लोहे का धातु का ज्ञान हुआ था। फिर आगे हम लोगों ने देखा था महापाषाण काल में। महापाषाण काल में हमने देखा था कि बड़ी संख्या में लोहे के औजार और हथियार हमारे सामने आए थे पुरातत्वविदों के द्वारा खुदाई करने पर। ठीक, और फिर मैंने महाजनपद काल में बताया था कि महाजनपद काल तक आते आते लोग क्या कर रहे थे, लोहे के फाल से खेती करना शुरू कर चुके थे लोग। उन लोगों ने क्या किया था, लोहे के फाल का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। इससे क्या हुआ था, कृषि उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे खेती के बारे में। क्या हुआ था, फाल से क्या हुआ, खेती में के उत्पादन में वृद्धि हुई। और एक और चीज हम लोगों ने देखी थी, वो ये कि धान के रोपण पद्धति का विकास हुआ था। तब ये रोपाई पद्धति से परिचित हो चुके थे और इसके लाभ को जान चुके थे। खेती में क्या किया, अभी लोगों ने रोपाई पद्धति का समावेश किया। तीसरा सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए किसानों को इन लोगों ने क्या किया, कृत्रिम रूप से तालाब खुदवाने, कुआं खुदवाना स्टार्ट कर दिया। तो इस काल में इतना ज्यादा केंद्र बिंदु कृषि को क्यों रखा गया, आखिर ये केंद्र में क्यों था इतना अत्यधिक ध्यान की। अब जो सारा विकास का कार्य है उसका केंद्र बिंदु क्या है, खेती है। तो जैसे आज हम लोगों के समक्ष उद्योग हैं, व्यापार हैं, लेकिन जो उस समय आय का सबसे बड़ा जरिया था वो क्या था, कृषि था। अब कृषि क्या था, अधिकांश लोग थे कृषि करते थे। तो ऐसे में राज्य और राजा को अपना अस्तित्व बनाना है, तो उन्हें क्या करना था, कृषि का विकास करना था, ताकि इससे इन्हें पर्याप्त मात्रा में कर की प्राप्ति हो सके। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। हमारा अगले टॉपिक का नाम है गांव में कौन रहते थे। क्या थे, गांव में कौन रहते थे। तो अधिकांश सामान्यतः ऐसा होता था कि गांव में 3 कैटेगरी के लोग रहते थे, 3 प्रकार के लोग। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, भारत के दो क्षेत्रों में बांटते हुए पढ़ाई करेंगे। पहला क्षेत्र है हमारा उत्तर का और दूसरा दक्षिण का। तो सर्वप्रथम दक्षिण की बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु हो गया। तमिल में जो सबसे बड़ा किसान होता था उसको क्या बोलते थे, वेल्ला। ये हो गया पहला वर्ग हमारा। ये क्या होते थे, बड़े भूस्वामी होते थे, बड़े भूखंड के मालिक होते थे। दूसरा छोटे किसान या भूमिहीन किसान, क्या जिनके पास में भूमि नहीं है, भूमिहीन थे ये। तो इन्हीं क्या बोला जाता था, इन्हीं बोला जाता था उन्नवार। ठीक, अब हमारा एक तीसरा वर्ग था, दास वर्ग।
ये क्या करता था, लोगों की सेवा करता था। इसे कडेसिया या क्या बोलते थे, अधिमई। पहला बड़ा भूस्वामी, दूसरा भूमिहीन या छोटा किसान जिसके पास नाम मात्र की भूमि हो, ये बोला गया है उन्माद। और तीसरा है दास है, ये क्या है, दास के रूप में रखा जाता था। इनका काम था कृषि में श्रमिक की भूमिका निभाना। ये 3 वर्ग हो गए दक्षिण की में। अब हम उत्तर की ओर आते हैं, तो उत्तर में कौन कौन है उसके पहला देख लेते हैं। ये कौन था, ग्राम भोजक, यानी गांव का मुखिया। आज हम लोग देखते हैं अनेकों गांव में क्या होता है, आज सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, लेकिन ये जो मुखिया सरपंच होते हैं वो क्या होते हैं, निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन ये जो मुखिया होता था ग्राम भोजक, ये कौन होता था, गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक। दूसरा, इनके लिए चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये कैसे निर्वाचित होते थे, ये वंशानुगत थे, यानी एक ही परिवार से जो मुखिया होता था वो निर्धारित होता था। अब ये गांव में मौजूद थे, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, तो राजा क्या करता था, इनको कर वसूलने का जिम्मा देता था कि आप क्या करो, गांव के लोगों से कर वसूल कर राज्य के कोष में पहुंचाओ। दूसरा, ये न्यायाधीश की भी भूमिका निभाते। जब गांव में कोई झगड़ा हो, कोई विवाद हो जाता था, तो उस मामले में ये न्यायाधीश की भूमिका निभाते थे। तीसरा, ये पुलिस का भी कार्य करते थे, पुलिसिंग का कार्य करते थे, यानी गांव के व्यक्ति को दंड देने का काम भी ये ग्राम भोजक निभाते थे। अब दूसरा हम जाते हैं, लघु किसान। इन्हें क्या बोला जाता था, गृहपति। मतलब इनके पास क्या था, बहुत अत्यधिक जमीन नहीं थी, बस जमीन थी वो सीमित मात्रा में थी, जिससे ये अपना जीविका का निर्वाह करते थे। अब तीसरा, दास वर्ग और कर्मकार। इनके पास क्या था, भूमि नहीं थी, इनके पास लैंड नहीं था, तो ऐसे में ये क्या करते थे, अपनी जीविका का निर्वाह दूसरों के खेत पर जाकर परिश्रम करते थे और अपने आजीविका का निर्वाह करते थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है कि नगर के बारे में हमें जानना है। कैसे हम जानेंगे, कहानियां के द्वारा। दूसरा, यात्रा विवरण। तीसरा, मूर्तिकार। चौथा, पुरातात्विक अवशेष पुरातत्वविदों के द्वारा। तो पहला, कहानियों के बारे में कैसे जानेंगे, तो जब उस काल के नगरों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, जातक कथाओं से। अब ये जातक कथाएं हैं क्या, तो जो बुद्ध हैं और उनके जीवन से जो जुड़ी हुई कहानियां थी वो इसमें लिखी जाती थी, जातक कहानियों के रूप में उसे लिखी जाती थी। तो वहीं से नगरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पहला हो गया। दूसरा, यात्रा विवरण। तो एक यूनानी यात्री, कौन यात्री, यूनानी, इसने एक जगह का एक नाम दिया, बेलगुजा, जो आज कौन है, आज से वर्तमान में भरूच के नाम से जानते हैं। ठीक, ये है क्या, ये संकरी खाड़ी है। गुजरात के पास आप चले जाओ, क्या है, सकरी खाड़ी। इसने बताया है कि वहां सकरी खाड़ी थी, तो नाव चलाना क्या था, अत्यधिक मुश्किल था। लेकिन ये भरूच था, ये क्या करता था, पतन की भूमिका निभाता था, यानी यहाँ बंदरगाह था। यहाँ से क्या होता था, वस्तुओं का आयात होता और निर्यात होता था। तो किन चीजों का आयात होता था वो हम देख लेते थे।
इस काल के जो लोग थे, शासक थे, वो किन चीजों का आयात किया करते थे। तो आयात की कैटेगरी हम डालते हैं सबसे पहले विलासिता की वस्तुएं डालेंगे। क्या क्या जो हमारी विलासिता की वस्तुएं हैं जो मंगवाते थे शासक। पहला शराब, दूसरा मूंगा, पुखराज, सोने चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, और क्या मंगाया जाता, तांबा, टीन, सीसा, ताकि क्या हो सके, इनसे बर्तनों का निर्माण हो सके और या फिर कोई अलंकृत वस्तुओं का निर्माण हो सके, यानी अलंकरण के प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का निर्माण हो सके। तो ये चीज आयात किया जाता था उस काल में। ठीक, निर्यात क्या किया जाता था, तो निर्यात वो वस्तुएं की जाएंगी जिसमें क्या होगा, हमारा देश समृद्ध है। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जड़ी बूटियां हिमालय क्षेत्र में मिल जाती हैं, सूती वस्त्र के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था, रेशम था, हाथी हमारे यहाँ मौजूद थे, तो हाथी दांत, इन चीजों का क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। अब हम ये हो गए क्या, ये हमने यात्री विवरण से प्राप्त किया कि इस यात्री ने अपना विवरण लिखा है, तो उस काल के जो नगर थे उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। अब मूर्तिकार है, मूर्तिकार से कैसे हमें जानकारी मिलती है नगरों के बारे में। जैसे कोई भी मूर्तिकार यदि कोई मूर्ति बनाता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास समाज के जीवन को देखता है और फिर उन जीवन उन गतिविधियों को क्या करता है, मूर्ति के रूप में उकेर देता है। तो वो मूर्ति मिली कहाँ है, कोई भवन है, उसकी क्या होगा, भवन के रेलिंग, खंबा, इन पर मिली है। इस आज भी आप देखते होंगे कि कोई द्वार आता है बड़ा बड़ा, कहीं गेट बनाया जाता है, कहीं द्वार बनाया जाता है, तो वहाँ क्या छोटा छोटा मूर्तियां बना दी जाती हैं। तो उसी प्रकार से उस काल के भी मूर्तिकारों ने क्या किया, भवन रेलिंग पर, खंभों पर और बड़े बड़े द्वार हैं, प्रवेश द्वार, उन पर क्या किया, मूर्तियों का निर्माण किया। अब ये मूर्तियां उस समय के नगर के जो जीवन थी, उनकी वहां की गतिविधियां थी, उनके बारे में जानकारी देती हैं। पुरातत्व के बारे में जानना जानेंगे हम कि खुदाई से क्या मिला है हमें। भवन, बाजार या आम घर, इनके क्या हुए, अवशेष हमें नहीं मिले हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये शायद लकड़ी से बने रहे होंगे जिससे ये नष्ट हो गए। दूसरा हमें क्या मिला है, वलय कूप, जैसे हम लोगों ने हड़प्पा काल में देखा था, क्या उत्कृष्ट नाली के जो निकास व्यवस्था थी मौजूद थी वहां। यहाँ पर क्या किया जाता था कि प्रत्येक घर में एक गड्ढा खोदा जाता था और उसका क्या बनाया जाता था, उसका प्रयोग में लाया जाता था नाली के रूप में, गुसल खाना, जैसे आज हम लोग लैट्रिन टंकी बनाते हैं ना, उसी प्रकार से कूड़ादान, इनके रूप में इस वलय कूप का प्रयोग किया जाता था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आहत सिक्का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसकी एक झलक मैंने पहले दे रखी है, वहां मैंने बताया था कि मैं क्या करूंगा, आगे चल के आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो ये आहत सिक्का किन किन आकार में होता था, आयताकार, वर्गाकार और गोल हुआ करता था। इसका निर्माण होता कैसे था, किन चीजों का प्रयोग लाया जाता था, धातु के चादर, उसको काट कर बनाया जाता, या कोई धातु की गोलिकाएं मौजूद होती थी उससे बनाया जाता था। तो पहले इसमें क्या, इसकी प्रक्रिया क्या थी, तो किसी भी धातु को पिघलाकर चपटा कर दिया गया, ठीक, उस पर एक मुहर ले लिया गया, एक सांचा ले लिया गया जिस पर कुछ अंकित होता था।
कुछ मुहर जैसा कुछ चित्र है, चित्रांकन उस पर अंकित हुआ करता था। उसको क्या किया जाता था, धातु पर दबा दिया जाता था, धातु पर आहत कर दिया जाता था। यही वजह है कि इसका नाम पड़ा आहत सिक्का और पंचमार्ग सिक्का। ठीक है, तो आगे के ये लगभग 500 साल तक क्या हुआ, चलता रहा है आगे। तो जितनी भी हमें उस समय की स्वर्ण धातुएं मिलती हैं, चांदी की धातुएं मिलती हैं, उसमें भी ये इस तकनीक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। नगर क्या नाम, अगला टॉपिक हमारा नाम है नगर, अनेक गतिविधियों का केंद्र। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक शहर का नाम लेते हैं, एक नगर का नाम लेते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। मथुरा। ये मथुरा क्या था, इधर से उत्तर, इधर दक्षिण, इधर से पूर्व और इधर से उत्तर पश्चिम। इन सब क्या होता है, ये दो रास्ते थे जिस पर क्या होता था, यातायात और व्यापार होता था। तो इसके क्या था, केंद्र बिंदु में था ये, इन रास्तों के, इन राह के केंद्र बिंदु में शहर नगर मौजूद था। ठीक है, इसकी किलेबंदी की हुई थी। क्या की हुई थी, किलेबंदी की हुई थी। यहाँ पर अनेक मंदिर और क्या थे, बौद्ध विहार थे। मथुरा में क्या थे, मथुरा में अनेक मंदिर जो कि दोनों से संबंधित थे, जैन से भी और हिंदू से भी। और क्या मिले यहाँ पर, बौद्ध विहार। ठीक, अब मथुरा एक और चीज के लिए जो सबसे फेमस था वो था, ये कृष्ण भक्ति का केंद्र था। आज भी हम देखते हैं, यदि कृष्ण भक्ति की बात की जाती है तो सबसे पहले जो शहर, जो नगर का नाम आता है वो मथुरा आता है। तो कृष्ण भक्ति का एक केंद्र था। अब इसका जो अगला विशेषता है वो ये मूर्ति निर्माण का केंद्र है ये हम अगली विशेषता पढ़ेंगे। अगली इसकी विशेषता है कुषाणों की दूसरी राजधानी। जब कुषाण शासक बने थे तो उन्होंने क्या किया था, मथुरा को अपना दूसरा राजधानी बनाया था। और यहाँ क्या हुआ, अनेक अभिलेख मिले हैं। अनेक अभिलेख मिले हैं जो क्या करते हैं, जो व्यक्ति दान करते थे, चाहे वो राजा, रानी या आम व्यक्ति, वो दान करते थे तो उसको क्या करते थे, अभिलेख पर अंकित कराते थे। और दूसरा अभिलेख से ये पता चला है कि उस समय सोनार, लोहार, ये सारे समुदाय मौजूद थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार, तो हम शिल्प के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो जो इस काल में हम देखते हैं कि हमारे समक्ष क्या है, बर्तन दिखाई देते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि ये पतले हैं, सुंदर हैं। तो जो इनकी विशेषता थी वो क्या थी, अन्य काल से अलग थी। उन्हें क्या हुआ, पुरातत्वविदों को ये अलग दिखाई पड़ा, तो इसे इन लोगों ने नाम दिया NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता था, तो जो कुम्हार था इस बर्तन का क्या करता था, इस बर्तन को निर्मित करके भट्टी पर तेज आग में रख देता था। तो इससे क्या होता था, जो मिट्टी की सतह है वो काली पड़ जाती थी। और इस काली सतह को चमकीला बनाने के लिए एक क्या लेप लगा देता, एक परत, लेप का क्या करता था, एक परत लगा देता था, जिससे जो बर्तन था वो क्या था, चमकीला दिखाई पड़ता था। अब हम अगले शिल्प के बारे में जानने जाएंगे, वो कपड़ा। तो जो इस काल के कपड़े हैं वो अवशेष, भौतिक अवशेष उसका है प्राप्त हमें नहीं हुआ है।
जैसे कोई भी कपड़ा हो लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसे कीड़े जो भी होंगे उसे नष्ट कर जाएंगे। तो इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई है? तो अनेक ग्रंथों से पता चला है, इससे ग्रंथों से ये पता चला है कि उस समय उत्तर भारत में वाराणसी, ये कहाँ था? उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में मदुरै, ये थे वस्त्र निर्माण के केंद्र बिंदु थे जो प्रसिद्ध थे। तो इसकी जानकारी हमें कैसे हुई है? इसकी जानकारी हमें ग्रंथों से हुई है। अब हम शिल्पकार के बारे में पढ़ना जाएंगे और व्यापारी के बारे में। तो ये शिल्पकार और व्यापारी, इन लोगों ने क्या किया? इनका व्यवसाय, उनका कार्य अच्छा से चलता रहे, इसके लिए संघ का निर्माण किया। यानी ये समूह में इकट्ठे हो गए ताकि यदि इनके समक्ष कोई समस्याएं आती है तो उनका निदान क्या करेंगे? मिलकर कर सकें। तो इस संघ को क्या बोला गया? श्रेणी। तो हम बारी बारी देख लेते हैं। जो शिल्पकार थे उन लोगों ने जो श्रेणियां बनाई उसका फायदा हमें क्या क्या हुआ? पहली बात, ये इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करती थी कि शिल्पकार को क्या हो सके? अच्छा कला का ज्ञान हो सके और वे वस्तुओं का सही उचित तरीके से निर्माण कर सके। दूसरा, उन्हें क्या हो? कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति हो, यानी इसका अभाव उन्हें न झेलना पड़े। तीसरा, जब तैयार माल का वितरण, यानी उनका जब माल था तैयार हो जाता था तो उसके वितरण की व्यवस्था करते थे कि बाजार में उनकी अच्छे से आपूर्ति हो सके। अब जो व्यापारी थे उन्होंने जो श्रेणी बनाया उसका उन्हें क्या फायदा हुआ? क्यों बनाया था? तो इनके व्यापार का क्या हो सके? संचालन अच्छे तरीके से हो सके, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, मार्ग में उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हो। दूसरी, बैंकिंग सुविधा मिल सके इन्हें। जैसे कोई भी व्यापारी होता है आज भी, तो उसे क्या होता है? ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो आज अनेकों हमारे पास क्या है? बैंकिंग स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उस समय इन्होंने क्या किया? अपना समूह बनाया और इससे क्या की? अपने ऋण की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की। अब ये लोग व्यापारी थे, ये अपने धन को क्या करते थे? इसके पास जमा करते थे। तो ये संघ जो धन था उसका क्या करता था? निवेश कर देता था। तो जो लाभ प्राप्त होता वो अपने सदस्यों को देता या फिर मठों को दान कर दिया करता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम क्या करेंगे? अरिकामेडु के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो अरिकामेडु है कहाँ? तो हम कहाँ चले जाएंगे? तमिलनाडु के क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये क्या है? पतन है, ये समुद्र के किनारे मौजूद है। अब हमें यहां से मिला क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। अरिकामेडु से ईंट का बना क्या है? ढांचा मिला है, जो यह दिखाता है कि यहाँ क्या था? गोदाम था, यानी ये पतन था, यहाँ किसी जगह से क्या किया जाता था? वस्तुओं का आयात करके उसको स्टोर किया जाता था, यानी उसका संग्रह किया जाता था। तो वो मिला है हमें गोदाम का अवशेष। दूसरा, हमें यहाँ मिला है एम्फोरा पात्र। क्या मिला है? एम्फोरा पात्र। तो ये एम्फोरा पात्र बिलोंग कहां से करता है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ये क्या है? पात्र है, यानी बर्तन है। इसमें क्या रखा जाता था? शराब और तेल, इन चीजों को यहां रखा जाता था। अब इसके हत्थे थे दोनों तरफ, पकड़ने के लिए क्या होता था? दोनों तरफ हत्थे होते थे। आज आप इसका एक साधारण से एग्जांपल ले सकते हैं। कढ़ाई आप देखते होंगे, उसके दोनों साइड क्या होता है? हत्थे लगे होते थे। तो उसी प्रकार से एम्फोरा पात्र के दोनों ओर थे हत्थे मौजूद थे। अगला हम पढ़ेंगे एरेंटाइन। क्या पढ़ेंगे? एरेटाइन। ये भी क्या है? एरेटाइन क्या है? एक पात्र है, लेकिन इस पर क्या हुआ है? ये पात्र मुहर लगा हुआ है,
यानी क्या होता था, मिट्टी का जो लिया गया उस पर क्या किया गया, इस पर मोहर मारा जाता था। सांचा था, सांचा का प्रयोग करते हुए इस पर क्या किया जाता था, मोहर लगा दिया जाता था। अब ये संबंधित कहां से है, तो ये इटली के एक शहर के नाम पर पड़ा है, एरेटाइन पात्र। अब कुछ वस्तुएं ऐसी थी कि जो क्या थी, दूसरे देशों की थी, लेकिन उनका निर्माण हमारे यहाँ भी किया जाता था। हम उनको देख लेते हैं। रोम लैंप, शीशे के बर्तन, ये क्या हुआ है, हमें हमारे यहाँ अरिकामेडू में प्राप्त हुआ है। लेकिन इनका जो निर्माण था, जो ये मुख्यतः संबंधित थे, वो क्या थे, अन्य देशों से संबंधित थे। और हमें क्या मिला है, यहां से कुंड मिला है। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ क्या किया जाता है, रंगाई की जाती होगी। किन चीजों की, कपड़ों की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।